कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, लाइफ क्या चीज़ है। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखी, जिसको हमने समझा कि वो किस तरह मुवाजना करती हैं कि एक जिंदा चीज़ बेजान चीज़ से मुख्तलिफ होती है। तो अब हमारा यहाँ से दूसरा पॉइंट ये है कि इट्स मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, और जो कि सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक मुताला है जानदारों का, उनके स्ट्रक्चर का, उनकी अशकाल का, विद नेकेड आइज, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं जानदारों को कि वो जानदार किस शक्ल का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और विद माइक्रोस्कोप। और ऐसे जानदार जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे एल्गी, जैसे फंजाई, ये हमारे नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। इसलिए हमें इनको देखने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इनकी अशकाल को जानने के लिए, ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नंबर सेकंड पर इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, जिसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं। इसका मतलब यह है इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये मुताला है अंदरूनी एज़ा का ऑफ अ डाइसेक्टेड ऑर्गेनिज्म। हम अपने दिल को या अपने किडनीज को या अपने लंग्स को बज़ाहिर नहीं देख सकते, तो हम किसी भी जानदार के इंटरनल ऑर्गन को बज़ाहिर नहीं देख सकते जब तक कि हम उनको डाइसेक्ट करके नहीं देखेंगे। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करेंगे तो हम उसके इंटरनल ऑर्गन को किस तरह स्टडी करेंगे। तो इस तरह की स्टडी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। इससे नेक्स्ट है जिसे हम सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। सेल बायोलॉजी को हम दूसरा नाम साइटोलॉजी कहते हैं। ये जो साइटोलॉजी है ये बेसिकली दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब साइटो, साइटो का मतलब सेल को कहते हैं, और लोगी जो आप सब जानते हैं द स्टडी ऑफ को कहते हैं, स्टडी मुताला करना, के सेल के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को मुताला करना। तो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ये वो ब्रांच है बायो की जो हमें सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताती है कि इस सेल ने क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेल है जिसे हम कहते हैं मसल सेल। अब मसल सेल एक एग्जांपल है जो कि क्या काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल को रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह कई सेल होते हैं कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, मसल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सेल बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल है। ये मुताला है एक स्ट्रक्चर सेल का और वो किस तरह काम करता है, फंक्शन करता है, उस मुताले को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट पे है फिजियोलॉजी। Physiology, it is the study of normal function of the various parts of the plants and the animals. जो जिंदा जानदार होते हैं उनकी बॉडी में तमाम फंक्शन प्रॉपरली और नॉर्मली हो रहे होते हैं। अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है वेरियस पार्ट्स। अब वेरियस पार्ट्स में हम अगर ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, अगर हम एग्जाम्पल लें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में पार्टिकुलरली किडनी यूरिनेशन बना रहा है, यानी कि हमारे जिस्म में जो पेशाब बनने का अमल है वो किडनी सरंजाम देता है। अगर यूरिनेशन बनता रहेगा
तो जो अखराज होंगे बॉडी से, जो जिस्म की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल फंक्शन किडनी करके उसे पेशाब की शक्ल में बाहर निकालता रहेगा। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चर किडनी का, जैसे कि नेफ्रॉन है, वो डैमेज होता है, तो किडनी अपना जो नॉर्मल फंक्शन है यूरिनेशन का, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की स्टडी को, जिसमें हम वेरियस पार्ट्स लेते हैं प्लांट्स के और एनिमल के, उनको स्टडी करते हैं, नॉर्मल फंक्शन को, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स मौजूद होते हैं। इनमें सबसे अहम चीज जो होती है वो रूट्स होती हैं। रूट्स जो होती हैं वो जमीन से नमकियात को और पानी को हासिल करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती हैं। अगर रूट्स में किसी किस्म की कोई खराबी आती है तो रूट्स अपना नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या कहा, इट इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब नंबर नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यू। अब टिश्यूज वो होती हैं जो हम अपनी नेकेड आई से प्रॉपरली उनके स्ट्रक्चर को उनको नहीं देख सकते, तो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल दें जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू एक एग्जांपल दी गई है हमने, जिस तरह इस पे आप ब्लड को देख सकते हैं, बोन्स को देख सकते हैं। अब इनके माइक्रोस्कोपिक स्टडी से ही पता चलेगा कि ब्लड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, बोन्स किन चीजों से मिलकर बनी है। तो इस तरह की माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज को हम हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। अब बात कर लेते हैं पैलियोंटोलॉजी की। पैलियोंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स होती है। ये फॉसिल जो है, फॉसिल्स क्या चीज होती हैं? Fossils are the remains of organisms or their impression that is preserved in rocks. अब फॉसल वो बाकियात है जानदारों की जो, या उनके निशानात जो रॉक्स पहाड़ों के नीचे दब गए। अब वो कैसे दबे? जमीनी और आसमानी आफात की वजह से जो पहाड़ जानदारों के ऊपर गिर गए और वो उनके नीचे आके दब के मर गए, और बाद में खुदाई से उनकी कुछ बाकियात हासिल हुई, उनके निशानात पाए गए। इस तरह की स्टडी को हम फॉसिल्स कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पैलियोंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। Fossils are the remains of organism or their impression. Impression का मतलब है निशान। उनके जानदारों के निशान पाए गए जब पहाड़ों की खुदाई की गई, जब पहाड़ टूटे गिरे जानदारों के ऊपर, उनके बाद खुदाई करने के बाद जो हमें निशानात मिले, जो बाकियात जानवरों की मिली, जानदारों की मिली, पौधों की मिली, उसे हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जेनेटिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक्स क्या चीज होती है? जेनेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। ये एक वरासती मवाद का मुताला है, ट्रांसमिटेड, जो मुंतकिल हो रहा है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो माँ बाप से आगे औलादों में मुंतकिल होता है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो ये आपके सामने क्या चीज है? इसे हम कहते हैं वरासती मवाद। अब वरासती मवाद जो है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि ये क्रोमोसोम की शक्ल में होता है, जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। माँ बाप अपने बच्चे को मुंतकिल करते हैं वो खसूसियात जो कि उनके आबाओ इजदाद में होती हैं। तो इस तरह की स्टडी को, जिसमें हम वरासती मवाद को स्टडी करते हैं जो मुंतकिल होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसे हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बढ़ने का अमल है, ये मुताला है किसी भी जानदार के बढ़ने का, फ्रॉम जायगोट। अब जायगोट क्या चीज होती है? जायगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग होता है। जायगोट एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। और एग कैसे फर्टिलाइज होता है? एग फर्टिलाइज तब होता है जब एक स्पर्म जो होता है वो एक एग के साथ जाके मिलता है। ये एक एग है, ये एक स्पर्म है,
जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यूनियन ऑफ द गैमेट्स होती है, तो ये आपस में मिलते हैं, इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके नतीजे में एक सेल बनता है, इस सेल को हम जायगोट का नाम देते हैं। अब इसी जायगोट, ये एक सेल है, इसमें इतनी पोटेंशियल है, इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है, ये पूरे इंडिविजुअल या एडल्ट को पैदा कर सकता है। तो हमने कहा इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जायगोट। जायगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जायगोट कैसे बनता है, और एक सेल जिसे हम जायगोट कहते हैं जो कि डिप्लॉइड है, 2n नंबर है, यहां पर माइटोसिस होगी और माइटोसिस से आगे सेल डिवाइड होते जाएंगे और एक खास पीरियड में वो आकर पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी के बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायो की, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक वो मुताला है जिसके अंदर हम जानदारों को नेम देते हैं, जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम क्लासिफाइड करते हैं। अब क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स, अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। Classification means arrangement of the plants and animals into group or subgroups according to their similarity। अब हमने क्लासिफिकेशन का मतलब जानदारों को एक ही कैटेगरी में रखना है, जो एक जैसे दिखते नहीं है, बल्कि उनके अंदर स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, उनको हमने एक ही ग्रुप में रखना है। तो हमने कहा क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो जानदार एक दूसरे से बिल्कुल करीब हैं, उनको एक ही सेम ग्रुप में रख दिया गया है, जैसे मैमल्स। अब मैमल सबसे बड़ा ग्रुप है। मैमल वो है जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे को पैदा करते हैं। अब उनमें अब ह्यूमंस भी शामिल हैं, उसमें डॉग्स भी शामिल हैं, उसमें गॉट भी शामिल है, उसमें एलिफेंट भी शामिल है। अब ये तमाम मैमल्स हैं, उसमें बैट भी शामिल है। अब ये तमाम मैमल्स हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये बर्थ करते हैं यंग वन को, तो इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं? इन्हें हम मैमल्स ग्रुप में रख दिया जाता है। इस तरह की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इट इज द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये मुताला है अबाओ अजदाद की तारीख का। अबाओ अजदाद की तारीख का मतलब ये होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस of in which one kind of organism give rise to the other kind of the organism with the passage of time। अब ये हमें एवोल्यूशन बता रही है कि अबाओ अजदाद की तारीख के मुताले को हम एवोल्यूशन कहते हैं, और ये वो मुताले अमल है जिसके अंदर एक जानदार जो मुख्तलिफ किस्म का था, उसने आगे मुख्तलिफ किस्म के जानदार को पैदा किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। और एवोल्यूशन याद रखिएगा, इसे हम नाम देते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस है। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसको मिलियन ऑफ द इयर्स जो है ये लेता है किसी भी चेंज को जानदारों में चेंज करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोट्स, आप सब वाकिफ होंगे, ये सेल की एक बड़ी किस्म है जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरियाज ने
साइंस कहती है प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे उसकी मदद से आगे यूकैरियोटिक सेल आए, यानी कि यूकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट अलग किस्म का एक जानदार है, यूकैरियोट अलग किस्म का जानदार है। तो एक किस्म दूसरी किस्म में मुंतकिल हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस तरह की मुंतकली को हम स्लो प्रोसेस और एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारी जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी का मतलब होता है, जू को हम एनिमल्स कहते हैं और जियोग्राफी इस अर्थ को कहते हैं, जमीन पर मुख्तलिफ इलाकों को कहते हैं जहां पर मुख्तलिफ जानवर मौजूद होते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ। ये वो ब्रांच है जो हमें बताती है जानवरों की तकसीम जो कि मुख्तलिफ जमीन के हिस्सों पर मौजूद है। कोई डेजर्ट में मौजूद है, कोई पोलर आइस में मौजूद है, कोई ग्रासलैंड में मौजूद है। तो जमीन के कई हिस्से होते हैं जहां पर मुख्तलिफ जानवर रह रहे होते हैं और इसे हम ये भी कहते हैं इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल इन नेचर। ये फितरत में जानवरों की तकसीम भी है। तो इस तरह की स्टडी को जिसमें हम मुख्तलिफ जमीन के हिस्सों पर मुख्तलिफ जानवरों की स्टडी करते हैं उसको हम जू जियोग्राफी का नाम देते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।